नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज हेल्दी इंडिया के इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ 1 घंटे बने रहिएगा, यानी कि आज दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये प्रोग्राम लाइव रहेगा। इसमें आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा और साथ ही आज का विषय भी हम आपको बता देते हैं। तो आज के हेल्दी इंडिया का टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें लक्षण क्या कुछ होते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है, क्या कुछ इलाज इसका संभव है नहीं है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश इस 1 घंटे के प्रोग्राम के दौरान करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है और उसके बाद हम रुख करेंगे डॉक्टर्स का। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके लीवर में सूजन पैदा करती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। यह आपके लीवर के काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। इसमें प्रोटीन बनाना और आपके खून को साफ करना शामिल है। वायरल हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण होता है। विकसित देशों में हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरस लगभग 90% तीव्र हेपेटाइटिस के मामलों का कारण बनते हैं। हेपेटाइटिस डी और ई वायरस भी हेपेटाइटिस के लिए ही जिम्मेदार माने जाते हैं। गैर वायरल हेपेटाइटिस मुख्य रूप से लिवर के लिए विषाक्त उत्पादों जैसे शराब, ड्रग्स, जहरीले रसायन आदि के सेवन के कारण होता है। वे लिवर को प्रभावित करने वाली बीमारियों जैसे फैटी लिवर का परिणाम भी हो सकते हैं। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं। इनके लक्षण हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस के प्रकार की। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। वहीं अगर हेपेटाइटिस के लक्षणों की बात करें तो बुखार, थकान, भूख ना लगना, उल्टी, पेट में दर्द, गहरे रंग का मूत्र, हल्के रंग का मल, जोड़ों में दर्द, पीलिया। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हर तरह के हेपेटाइटिस के लिए अलग वायरस जिम्मेदार होते हैं। हेपेटाइटिस से पीड़ित कई लोगों में लक्षण नहीं दिखाई देते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे इससे संक्रमित हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको हेपेटाइटिस के लक्षण हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो फिलहाल देखिए, हमने आपको हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई एक जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए दी है और इस प्रोग्राम में हम आपसे बार बार दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप भी किसी भी प्रकार से कोई भी सवालों के जवाब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा रहता है और इस 1 घंटे के प्रोग्राम में आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर से सीधे सवाल आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ डॉक्टर से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर तरुण चौहान जी हमारे साथ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य आप भी मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। तो इस वक्त देखिए हमारे साथ 2 डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आगे और भी डॉक्टर्स जुड़ेंगे, लेकिन हम आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए और जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक भी क्लियर पहुंच पाए और हमारी आवाज़ आप तक भी समय पर पहुंच पाए और क्लियर जा पाए, ताकि दोनों तरफ से कन्वर्सेशन आसान हो सके। और इसी के साथ सबसे पहले मैं सवालों के साथ शुरुआत करूंगी डॉक्टर तरुण आपसे, क्योंकि जब हम बात हेपेटाइटिस की करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने प्रकारों के बारे में समझा कि 4 से 5 प्रकार होते हैं, लेकिन इसको अगर डिफ्रेंशिएट हम करना चाहें तो इनमें फ़र्क क्या होता है और सबसे खतरनाक कौन सा रहता है?
ये हेपेटाइटिस को हम दो तरीके से विभाजित करते हैं। एक तो है हेपेटाइटिस ए और ई, जो खाने के पदार्थ से और गंदी चीज़ें खाने से होता है, जो कि शॉर्ट लिमिटिंग इलनेस होती है, जो 15 से 20 दिन, 1 से 1.5 महीने में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। 99% मरीजों को हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के लगभग 2 से 4 हफ्ते में पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, बिना किसी खास इलाज के। पानी की कमी, उल्टी की दवाइयाँ, बस यही सब ज़रूरत होती है। जहाँ तक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का सवाल है, ये बीमारियाँ कभी कभी गंभीर बीमारी का रूप हासिल कर सकती हैं, जो कि लंबे समय में आपके 15 से 20 साल के गैप में आपके लिवर को इतनी नुकसान पहुँचा दे कि आपको लिवर पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। इनका शरीर में पहुँचने का रास्ता खून के जरिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, गंदी सुइयों का इस्तेमाल करने से, जैसे HIV के जो नॉर्मल HIV वायरस के जो रास्ते होते हैं, उस तरीके से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आपके शरीर में एंट्री करता है। हिंदुस्तान में जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, जो सबसे कॉमन रास्ता है वो माओ से बच्चों में जाने का रास्ता, प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चा होने के दौरान। उस दौरान हम इसीलिए हर प्रेगनेंसी में हर माँ को रेकमेंड करते हैं कि उसको एक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का उसका जाँच हो जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर तरुण। और डॉक्टर नीरज, अगर हम आयुर्वेद के नज़रिए से भी हम इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, तो आयुर्वेद हेपेटाइटिस के बारे में क्या जानकारी देना चाहता है? एक्चुअली ना, आयुर्वेद में इसका बहुत पूरा डिस्क्रिप्शंस है, जिसमें कि लगभग 8 तरह के डिसीजेस बताई हैं। तो उसमें एक यकृत भी आता है, यकृत दाल्योदर बोलते हैं, जिसमें यकृत के बढ़ जाता है, और एक उसी साथ में यकृत जो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, वो भी आपका बढ़ा हुआ मिलता है। ऐसी कंडीशंस दिखाती हैं। तो ये जो है उनका मेंशन किया गया। प्लस साथ में इसमें क्या है कि जैसे कि सर ने बताया कि ABCD इसकी बात चल रही है, ये एक वायरल हेपेटाइटिस है। इसके अलावा और भी हेपेटाइटिस के काज होते हैं, जो अगर आप टॉपिक हेपेटाइटिस कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब बैक्टीरियल है और अमीबिक इन्फेक्शियस डिसीज़ भी होती है, और जो फूड हैबिट्स हैं उनकी वजह से भी हेपेटाइटिस होते हैं बहुत सारे, जैसे ड्रग्स हो गया, इस तरह की अल्कोहल ले रहे हैं तो उनको हो गया, तो ये हेपेटाइटिस है। इन सब चीज़ों का जो है आयुर्वेद में भी पूरा डिस्क्रिप्शंस है। और जो हम जैसे बताया कि खाने में क्या होगा, पहले पेट में हल्का भारीपन लगने लगता है, उल्टी नाउजिया फील होती है, पेशेंट को कंप्लेन आने लगती है, नाउजिया होती है। लेकिन जो इन्फेक्टिव ओरिजिन वाले होते हैं, ये बहुत सीवियर के साथ आते हैं, सीवियरिटी के साथ आएंगे। और जो ये होते हैं जैसे नॉन एल्कोहलिक हो गई, वो स्लोली आते हैं। और या जो फूड हैबिट से हम कभी कभी देखते हैं कि कोई अगर ज़्यादा इंटेक ऑफ फैट ले रहा है या कोई अल्कोहल के साथ इंक्लूड कर रहा है, तो वो लॉन्ग रन में क्या करता है, उसके जो लीवर को डैमेज करता है और हेपेटाइटिस काज करता है, वहाँ पे भी स्वेलिंग के सिम्टम्स मिलते हैं। तो उनमें क्या है कि जो डाइटरी पैटर्न है उसको सही करके सही किया जा सकता है, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस, इसका भी पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, और उसको मैनेजमेंट के लिए भी बताया गया है। तो अगर आगे भी टॉपिक में आप डिस्कस करेंगे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब आयुर्वेद में अगर आप पूछते हैं तो इसका कंप्लीट एक प्रॉपर चैप्टर डिस्कस है चरक संहिता में, और उसमें यकृत और स्प्लीन और उसके कॉम्प्लिकेशन, जब मेटासाइटिस हो गई, वो वहाँ तक का भी डिस्कशन है इसमें। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी और आयुर्वेद के नज़रिए से हम इसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर तरुण, क्योंकि देखिए हमने प्रकार के बारे में तो डिस्कस कर लिया, लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने ये कहा कि बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा समझना ये भी ज़रूरी होता है कि एज ग्रुप क्या इसके लिए फिक्स होता है, या फिर ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? बच्चों को अगर होता है तो कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर अगर बड़े बुजुर्गों की हम बात करते हैं तो उनके लिए कैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है? तो ये हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। ये बड़ा सही समय चुना है आपने इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इस समय दिल्ली NCR में एक तरह का मिनी एपिडेमिक आया हुआ है हेपेटाइटिस का, खासकर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए, जहाँ तक हिंदुस्तान में सवाल है, वो नॉर्मली हम लोग 15 से 20 साल से 25 साल तक सब लोग एक्सपोज हो जाते हैं उस वायरस से। सो नॉर्मली जो हेपेटाइटिस ए की समस्या होती है, और नॉर्मली यंग पेशेंट्स लोगों को होती है, अप टिल द एज ऑफ 20-25 ईयर्स मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग सभी लोग हेपेटाइटिस ए से एक्सपोज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 99% ऑफ द समय आपको हेपेटाइटिस ए तंग नहीं करेगा। सिर्फ 1% सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे ये सीवियर डैमेज कर सकता है लिवर को, जहाँ पे लिवर बदलने तक भी नौबत आ जाती है। ये चीज़ें बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, इनको आप बचा नहीं सकते। अगर ये हो गया तो ये आप एक तरह का वही मानिए कि भाई आपका बैड लक था, यही बोल सकते हैं। जहाँ तक हेपेटाइटिस ई का सवाल है, उसके संदर्भ में मैं एक बहुत खास जानकारी जो देना चाहूँगा, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बड़ा ही घातक वायरस है। नॉर्मल लोगों के लिए ये सिर्फ 1% लोगों को दिक्कत करेगा,
बट प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस ई अगर किसी लेडी को होता है तो ये 25% तक घातक हो सकता है। सो हेपेटाइटिस ई इज़ वन थिंग जहाँ प्रेगनेंसी का ख्याल रखना, खासकर जो चाइल्ड बेयरिंग एज की विमेन है, हम उसका हमेशा एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कराते हैं, बिकॉज ये चीज़ प्रेगनेंसी में बड़ी घातक होती है। सो हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट वुमेन, हेपेटाइटिस ए यंग एडल्ट्स, हेपेटाइटिस बी और सी किसी भी एज पर हो सकते हैं। नॉर्मली उनके जो दिक्कत है, जो लक्षण लेट आते हैं, वो 40 से 50 साल की एज पे आपको दिखाई देते हैं। जैसे लिवर में खराबी आ गई, पेट में पानी आ गया, जॉन्डिस हो गया, मुंह से खून आ रहा है आपके, तो ये लक्षण 40 से 50 साल की एज में आते हैं। ठीक है, लेकिन सर आपने क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज का जिक्र किया और आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डेंजरस उन औरतों के लिए हो जाता है, तो ये मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे समझना चाहूँगी कि अगर इसके सिम्टम्स पता करने हो प्रेग्नेंट लेडीज़ में खास तौर पे, और अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हम देखते हैं चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन प्रेगनेंसी से डिफरेंस कैसे हो जाता है? प्रेगनेंसी में कुछ खास तरह के बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, कुछ खास तरह की इस तरह की सेटिंग हो जाती है बॉडी में। जब ये वायरस बॉडी में जाता है तो लिवर में बहुत ज़्यादा डैमेज पैदा करता है। जैसे कुछ केसेस डेंगू के होते हैं। नॉर्मली डेंगू आपको 95% टाइम तंग नहीं करेगा, लेकिन 5% लोगों को सीवियर केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, जिससे कि बॉडी के सारे अंग पे असर आ जाता है। सिमिलरली हेपेटाइटिस ई, प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में कुछ इस तरह के बदलाव आते हैं, कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं, जहाँ ये करीबन 20 से 25% महिलाओं को घातक लिवर में चोट पहुँचा सकता है। इसीलिए हम ऑलवेज सलाह देते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी में यूरिन का कलर आपको येलो दिखाई दे रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर संपर्क कीजिए। हेपेटाइटिस ई का सबसे पहले टेस्ट कराइए, क्योंकि बाकी सारी लिवर की दिक्कतें प्रेगनेंसी में मैनेज हो जाएंगी। हेपेटाइटिस ई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें फ़ौरन ध्यान देना पड़ेगा, और हो सकता है कि कभी कभी हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करना पड़े, बिकॉज ये माँ के लिए घातक हो सकता है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरे भी क्या है कि ये नाभि के दोनों तरफ नल है, इनमें सूजन रहती है। ठीक है, आपके लिवर में सूजन है, आपका ये कहना है? हाँ जी, हाँ जी, सूजन है और भूख कम लगती है और थकान रहती है। और हेपेटाइटिस का वो टेस्ट तो नहीं करवाया मैंने कहा, लेकिन आपका एक प्रोग्राम आ रहा है ना टीवी पे, तो इसमें बता रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा है। ठीक है, आप हमारे साथ, ठीक है मोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार डॉक्टर से भी पूछ लेती हूँ क्या आपको टेस्ट की वाकई जरूरत है या नहीं है, ये डॉक्टर बताएंगे। और दोनों हम यानी कि एलोपैथी और आयुर्वेद के जरिए भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तरुण जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब, जहाँ तक इस तरह की दिक्कतों का सवाल है, इसमें एक लिवर का अल्ट्रासाउंड जो कि बड़ा ही कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इस सिचुएशन में हेपेटाइटिस ए और ई का जांच नहीं करते हैं, क्योंकि ये दिक्कतें ऐसी हैं जो लॉन्ग समय से चल रही हैं, तो उसमें नॉर्मली हमको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की समस्या मिल सकती है। तो ये कॉमनली अवेलेबल ब्लड टेस्ट हैं जो आराम से किसी भी लैब में हो जाते हैं 200 से 300 रुपये के अंदर। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड 500 से 700 रुपये के अंदर कोई आपको अल्ट्रासाउंड में करके बता देगा कि लिवर में कोई सीरियस चोट तो नहीं पहुँच रही है। अगर लिवर की बीमारी का शक है तो मैं बोलूँगा ये 2 टेस्ट, एक रादर 3 टेस्ट, एक LFT, एक हेपेटाइटिस बी और एक हेपेटाइटिस सी और एक अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक जांच करा के आप अपने लिवर की एक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो अगर लिवर की बीमारी का शक है तो मेरे कहने का मतलब ये नाभि के दोनों तरफ वो होते हैं ना नल, हाँ, नाभि के दोनों तरफ दोनों साइड में वो मतलब फूले रहते हैं, मेरे सूजन की रहती है उनमें। नहीं, ये हेपेटाइटिस का लक्षण नहीं है। ये हो सकता है आंतों की कमजोरी, खाना पचने में कोई दिक्कत, ये उस चीज का लक्षण ज्यादा लगता है। खाना पचने से मेरे कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है। ये हेपेटाइटिस का लक्षण नहीं माना जाएगा। नॉर्मली इस तरह की समस्याओं में हम लिवर का जांच नॉर्मली एडवाइज नहीं करते हैं। लिवर के लक्षण अलग, थकान रहना, कमजोरी रहना, उल्टी का आना, भूख नहीं लगना, पेट में पानी आना, उल्टी तो आती नहीं है, लेकिन थकान जरूर रहती है। तो थकान की कई सारी वजह हो सकती है, बट यस, अगर लिवर की बीमारी का शक है तो जैसा आप दर्द की समस्या बता रहे हैं वो हेपेटाइटिस का लक्षण नहीं माना जाता है। यानी मोहन जी, आपको जनरल फिजिशियन को पहले दिखा देना चाहिए और उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या नहीं। लेकिन जो लक्षण आप में नजर आ रही है हेपेटाइटिस के लक्षण नहीं है, तो निश्चिंत रहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहन जी। और अच्छा डॉक्टर नीरज, क्योंकि देखिए हम आयुर्वेद को लेकर भी जानना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे हैं कि जब हम बात हेपेटाइटिस से जुड़ी हुई करते हैं, सर ने भी बताया कि कई प्रकार होते हैं, आपने भी बताया, इसमें सिम्टम्स की जब बारी आती है, सर ने भी कहा कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ज़्यादा खतरा ये हो सकता है। लेकिन अगर हम यंग जनरेशन्स में बात करें, क्योंकि यंग जनरेशन्स की हमने लाइफस्टाइल बहुत इजीली और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस के साथ हमने देखे, खासतौर पर अल्कोहल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में
वो स्टॉपेज या एक हम बम्पर कह सकते हैं कि वो कब आता है लाइफ में कि आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है लिवर की, अब वो आपको नॉक कर रहा है कि आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जो कंडीशन बन रही है, जैसे अल्कोहलिक, आप जैसे बता रहे हैं कि सीधा वही अल्कोहलिक हो या ना हो, आजकल क्या है कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जो कैलोरीफिक डाइट खाते हैं, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर या इस तरह के जो मैदे की चीज़ें बनी ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे फैटी लिवर बढ़ जाता है। फैटी लिवर के अंदर जो फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो जनरली क्या होता है, कभी कोई अल्ट्रासाउंड कराता है, उसमें ग्रेड 1, 2, 3 या इस तरह की मार्किंग रहती हैं। तो आप जब देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लिवर कई बार बढ़ा हुआ दिखता है या कई बार नहीं भी बढ़ा होता है जी। आप फिर भी ग्रेड वही उसमें शो करता है कि ग्रेड उसमें फैटी है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर पेशेंट को हर समय पेट भरा भरा सा लगता है, भूख कम लगती है, खाने के बाद में उसको लगता है कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन जब भी आने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो पेट है वो उस समय लिवर के जो डिसफंक्शन शुरू हो गए। अगर आप जांच भी कराएंगे तो उसमें SGOT और SGPT थोड़ा बढ़ के आने लगता है। लेकिन होता क्या है, लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है कि वो जब तक बहुत ज़्यादा डैमेज तक नहीं पहुंचता है, 70-80% तक उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होते, बहुत जल्दी सिम्टम उसमें टेस्ट में सिम्टम्स शो नहीं करता है, उसमें आपके उसके रिपोर्ट्स में गड़बड़ नहीं आती हैं। तो क्या होता है, जब भी आपको ऐसी कंडीशंस लगती हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमें इससे बच के रहना है। और जैसे मान लिया SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर भी है, ऐसी कंडीशंस आ रही हैं तो इमीडिएटली चाहिए कि उसको अल्कोहल कंज्यूमशन होगा बंद कर देना चाहिए। और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कम से कम, जो हमने देखा है कि अगर आप 10,000 स्टेप वॉक करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी चीज़ें रिवर्सिबल हुई होती हैं। जो हमारा लिवर होता है ये एक तरह से हीलिंग भी बहुत फास्ट होती है, जितना ज़्यादा डैमेज होता है उसकी रिकवरी भी उतनी फास्ट होती है। अगर उसको आप टाइम देते हैं तो वो रिवाइव भी बहुत जल्दी होता है। तो इस समय जो बढ़ता हुआ इस समय का जो समय चल रहा है, अब जिस तरह का फूड हैबिट है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मजबूरी में खाना है, कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है, जॉब ऐसी हो चुकी है, खाना है, तो खाने के बाद सर लेकिन लाइफस्टाइल का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल एक ये भी हो जाता है, आपने क्योंकि खाने का भी जिक्र किया तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि डाइट में हम क्या कुछ शामिल कर सकते हैं क्या नहीं, और क्योंकि आयुर्वेद को इसके लिए सबसे बेहतर माना जाता है। आयुर्वेद ये सजेस्ट कर देता है कि आप खाने में क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपके घर में भी अगर खाना रखा है या जो सामान है उनका इस्तेमाल आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम बाहर स्ट्रीट फूड्स हम देखते हैं जो बार बार रिपीटेड ऑयल्स में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो वो भी डैमेज करता है लिवर को। जी नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज़ होता है, सीधा से आयुर्वेद में सीधा कंसेप्ट है कि अगर आप खाने को भी सही तरीके से खाएंगे तो वो रसायन और मेडिसिन की तरह काम करेगा। अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे तो वही आपको टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, उसी से भी फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शियस हो या हैवी हो तो इंडाइजेशन, लूज मोशन हो जाता है। इस तरह से तो जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं और उसको एक लिमिटेड उसमें लेके चलना है। जैसे कि बाहर का बता रहे फूड खा लिया जाए, कोई भी चीज़ें ज़्यादा खा ली, उसमें फैटी आइटम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे डबल चीज़ हो गया, एक चीज़ एक बॉडी एक लिमिट तक ही डाइजेस्ट करती है। लेकिन फिर क्या होता है, जब लगातार शुगर बढ़ती है, शुगर भी आगे चल के क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल में चेंज होती है और फैट डिपॉजिट करती है। तो सर मैं आपके पास लौट रही हूँ, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर अलवर राजस्थान से राज सिंह जी जुड़ चुके हैं। राज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी राज जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस बी है। जी, आपकी वाइफ को हेपेटाइटिस बी है? जी मैम। जी, तो वो क्या है, दवा ले रही है अभी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से, उसको दवाई चल रही है, क्या बोलते हैं, टेनाफेविर और अल्फिनामाइड। ठीक है, यानी आपका ठीक है, आपका कहना है कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हमारे साथ इसके स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं डॉक्टर तरुण जी, और फिर मैं आयुर्वेद के जरिए भी समझने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर तरुण, जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, ये इस तरह का वायरस है कि इसको ना दबा के रखा जा सकता है। पूरी तरीके से ख़त्म करने के उपचार अभी आज की 2024 में अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टेनोफोविर जहाँ तक दवाई है, बहुत कारगर दवाई है, वायरस को पूरी तरीके से दबा के रखती है। 1 या 2 साल में शरीर से वायरस आपके ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आप दवाई बंद करेंगे तो ये वायरस लौट के आता है। तो नॉर्मली इस सिचुएशन में अगर आपके लिवर में ज़्यादा चोट पहुंच चुकी है हेपेटाइटिस बी की वजह से,
तो हम इसे बंद करने की सलाह नहीं देते हैं। और अगर बंद करना भी है तो अगर दवाई खाने के 1 या 2 साल बाद आप बिल्कुल ठीक रहें तो दवा बंद करने के बारे में आप सोच सकते हैं। नॉर्मली 40 से 50 साल की एज के बाद अगर हेपेटाइटिस बी डायग्नोस हो रहा है, उसकी दवा शुरू हुई है, तो हम ये सलाह नहीं देंगे कि आप दवाई बंद करने का रिस्क लें, क्योंकि इसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। अगर वायरस दवाई बंद करने के बाद वायरस लौट के आया तो लिवर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जो कि जैसे पेट में पानी आना, मुंह से ब्लीडिंग होना, बेहोशी की समस्याएं पैदा हो सकती है। तो अगर टेनोफोविर खा रहे हैं, बहुत अच्छी दवा है, बहुत कारगर दवा है, बहुत इफेक्टिव दवा है, इसको खाते रहिए। कम से कम 1 या 2 साल इसका सेवन जारी रखिए। उसके बाद 6 महीने, हर 6 महीने पे इसका टेस्ट करा के देखिए कि आपका वायरस लौट के तो नहीं आ रहा है। अगर वायरस लौट के नहीं आ रहा है तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए, तब आप इसको बंद करने के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ तक अभी करंट का सवाल है तो आप इस दवाई को खाते रहें। ठीक है। और डॉक्टर नीरज, मैं आपसे भी आयुर्वेद के जरिए इनका जवाब चाहूँगी। हाँ, इसमें क्या होता है, देखिए आप जो एंटीवायरल दवाएं खाते हैं उससे वायरस का तो किल करता है, उसको रोकता है। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी जितना फाइट करती है किसी के खिलाफ, वो उसके ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं। कहते हैं ना कि जो हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स होती है बहुत सारी, हमारे यहाँ पे जो लगभग हमने पिछले 8 साल में कुछ हेपेटाइटिस बी के हो स्पेशली काम किया है हमने, जो केसेस रहते हैं तो उनको रिकवरी में ऐसे कुछ उसमें प्लांट्स होते हैं जैसे नागरमोथा हो गए, वो क्या करता है सीधे इसको एंटी, एक तो वायरल एक्टिविटी रखता है, साथ में क्या करता है उसकी जो प्रोटेक्टिविटी होती है, लिवर हेपेटिक सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे भृंगराज एक प्लांट होता है, भूयांबिकी प्लांट, 4 प्लांट होते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, लिवर को इन्हांस करते हैं, मतलब लिवर की सेल्स को आप खा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बॉडी जो लिवर को डैमेज किया है ना, अभी क्या होता है लॉन्ग रन में अगर आप मेडिसिन खाते भी हैं उसके बाद में क्या होता है पता चलता है कई बार कि एससीसी में चेंज हो गया, कैंसर सेल में चेंज हो गया। तो क्या होता है उसको अगर टिश्यू को रिवाइवल, जैसे कि हमने देखा है कि जो फैटी लिवर है वो रिवर्स होता है। अगर ऐसी चीज़ें जो बचे हुए टिश्यूज़ हैं उनको अगर हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनमें कुछ जो हमारे यहाँ प्लांट्स बताए गए हैं वो डायरेक्ट इफेक्टिव हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। अगर आप उनको लेते हैं तो एक तो वायरल लोड बहुत फास्ट कंट्रोल होता है, दूसरे उसके बाद में अगर ये जैसे कहते हैं ना कि बाद में हमारे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसके बाद मेडिसिन ओमिट करना है, तो फिर जो लिवर की रिकवरी होगी ना, उससे इनको आगे के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और इसको लिवर को फिर से रिवाइव करके अच्छा किया जा सकता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो किसी डॉक्टर से डिस्कस करके जो बेस्ट मेडिकेशन है साथ में भी यूज कर सकते हैं जी। और जब आपका अगर बंद हो जाता है उसके बाद में कुछ ऐसे फूड जैसे बताया फूड हैबिट को चेंज करना है। अभी जो स्पाइसेस की बात कर रही थी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जैसे पिपली हो गई, मरीच हो गई, इन चीज़ को ज़्यादा ना यूज करके, और मेडिसिन से गिलोय कहते हैं ना, गिलोय को बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे ज़्यादा लेंगे नुकसान करेगा। कोई भी चीज़ हमने बताया खाना ज़्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन गिलोय क्या होता है कुफर सेल्स को बढ़ाती है। जैसे कुफर सेल फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो भी कोई भी इन्फेक्शियस होता है तो लिवर उसको जल्दी से डैमेज करता है और लिवर जो खुद में होता है वो अपना हेल्दी हो जाता है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ सर एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, डीबी सैनी जी रेवाड़ी हरियाणा से, और साथ ही हमारे साथ एक डॉक्टर रिंकेश कुमार बंसल जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है फोर्टिस हॉस्पिटल से। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रिंकेश जी मैं आपके पास लौटूंगी, कॉलर हम ले लेते हैं डीबी सैनी जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए। बहुत स्वागत है डीबी जी आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डीबी सैनी जी क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, तो लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है उनसे जल्द दोबारा संपर्क करने की कोशिश ज़रूर रहेगी, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि सैनी जी का दोबारा कॉल आएगा। और अब हम इसी के तहत में देखिए हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि हेपेटाइटिस आखिर क्या है क्या नहीं है, और क्योंकि डॉक्टर रिंकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो डॉक्टर रिंकेश जी से भी हम समझना और जानना चाहेंगे। डॉक्टर रिंकेश, देखिए अब तक तो हमने बातचीत की है कि किस तरीके से ये हेपेटाइटिस को लेकर के सजग होने की ज़रूरत है, कितने प्रकार होते हैं, यहाँ तक कि हमने कई ऐसे फूड हैबिट्स को लेकर भी चर्चा की। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि ए के मुकाबले में ये कहा जाता है कि ए अगर सिम्टम्स आपको हेपेटाइटिस के नजर आते हैं तो ये फिर भी बहुत हद तक अपने आप से रिकवर ऐसे में व्यक्ति हो जाता है, लेकिन जो लीवर में सूजन आता है तो उस सूजन के बेसिस पे क्या हर बार ये जरूरी है कि हमें डॉक्टर के पास जाने के बाद एग्जामिन करने के बाद ही उन प्रकारों का पता चलता है, या घर पे कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये समझ पाए कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स है, बी के सिम्टम्स है, सी के सिम्टम्स है, ये हम समझ कैसे पाएंगे अगर हम घर पे मॉनिटर कोई करना चाहता है और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाना चाहे?
इनिशियल सिम्टम जो होते हैं, चाहे हेपेटाइटिस ए है, चाहे बी है या सी है, उनके सिम्टम लगभग सबके सेम होते हैं। जैसे कि जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं वो जनरली एक्यूट होते हैं, तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है कि थकान रहना, भूख नहीं लगना, उल्टियां होना या उल्टी का मन होना या पीलिया होना। अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं तो उसमें भी ये लक्षण हो सकते हैं, अगर वो या तो एक्यूट फेज में हो। तो इसलिए इनिशियली डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा है, जनरली हमें टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है डॉक्टर रिंकेश, और इस पर हम और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं हेपेटाइटिस को लेकर, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हेपेटाइटिस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डॉक्टर से समझने की कोशिश करेंगे। और अब सबसे पहले मैं डॉक्टर तरुण से ही ये जान लेती हूँ कि क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर हमें ये समझना हो जाता है कि ये सिर्फ क्या वाकई किसी इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस की समस्या हो रही है, लिवर में सूजन क्या किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है, या अगर पर्टिकुलर अगर सूजन है लिवर में तो उसे हेपेटाइटिस से ही जोड़ा जाएगा। हेपेटाइटिस के जो 3 मुख्य कारण हैं वो हैं इन्फेक्शंस, जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, और जिनके बारे में हमने बात किया। लिवर में फैट का होना, जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, और अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसको कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज बोलते हैं। तो 3 जो मुख्य कारण जो हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं वो फैट, अल्कोहल और इन्फेक्शंस। अगर आपकी अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं है और आपका बॉडी वेट कम है तो नॉर्मली हमें इन्फेक्शन की तरफ हमारा ध्यान जाता है, जो कि स्पेशली अगर सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस जो बोलते हैं 1 या 1.5 महीने में हेपेटाइटिस खत्म हो गई तो वो यूजुअली इन्फेक्शन वाली हेपेटाइटिस मानी जाती हैं। जहाँ तक फैटी लिवर का सवाल है और अल्कोहलिक लिवर डिजीज का सवाल है, वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी, स्पेशली हेपेटाइटिस बी, कई बार पेशेंट बहुत जल्दी वायरस क्लियर कर देते हैं तो उनका खत्म हो जाता है 1 से 1.5 महीने में। कई बार ये बीमारी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह सकती है। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी पहले इलाज नहीं था, लेकिन अभी इतनी कारगर दवाएं हैं कि अगर टाइम से इलाज शुरू हो जाए तो 3 महीने के इलाज में हेपेटाइटिस सी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो हेपेटाइटिस सी पे एक तरीके से मेडिकल साइंस ने एक विजय पा ली है। आई थिंक 2030-2035 तक ये वायरस एक मेरे ख्याल से सेकंड वायरस होगा जो हम पूरी तरीके से दुनिया से स्मॉल पॉक्स के बाद जो ख़त्म कर पाएंगे, हेपेटाइटिस सी का वायरस। तो ये एक ना लास्ट 15 साल में मेडिकल साइंस में ये एक बड़ा आविष्कार हुआ है दवाइयों का। तो ये अच्छी खबर है कि भारत के लिए भी कहीं ना कहीं देखिए मेडिकल क्षेत्र में भी हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहां डॉक्टर्स के इक्विपमेंट्स की भी बात होती है तो उसके लिए भी लगातार सरकार भी ये प्रयास करती है कि मेडिकल फील्ड को और कैसे मजबूत किया जा सके, कैसे रिसर्च कई अलग अलग बीमारियों पर हो सके, उसकी दवाइयाँ लाई जा सके। और इसी के तहत में डॉक्टर ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि स्मॉल पॉक्स के बाद हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो खासतौर पर हेपेटाइटिस सी को लेकर डॉक्टर ने जिक्र किया है कि इसके लिए भी अब ट्रीटमेंट्स ऐसे उपलब्ध है कि उसे खत्म किया जा सके, क्योंकि पहले कई बार ऐसे केसेस हमने देखे थे कि जो कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाते थे। फिलहाल डॉक्टर रिंकेश का मैं रुख कर रही हूँ। डॉक्टर रिंकेश, क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से अब तक हेपेटाइटिस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वायरस, इन्फेक्शन, ये तमाम शब्द ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जब हम वायरस या इन्फेक्शन का जिक्र करते हैं तो ऐसे में जब वायरल के जो सिम्टम्स होते हैं या फिर ये हेपेटाइटिस के सिम्टम है, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आम पब्लिक के लिए। जो वायरल फीवर होता है उसमें होता है कि हमारा लो ग्रेड फीवर आ रहा है या सर्दी जुकाम लग रही है, उसमें भी नोजिया वगैरह होता है, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर इन सिम्टम्स के साथ जॉन्डिस आने लगे, अगर वॉमिटिंग ज्यादा होने लगे, देन हम सोचते हैं कि ये हेपेटाइटिस हो रहा है। मतलब ये एक साथ अगर 2 से 3 सिम्टम्स अगर वायरल के अलावा भी अगर आपको नजर आते हैं तो फिर हेपेटाइटिस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये डॉक्टर का कहना है। डॉक्टर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच हमारे साथ कौशल शर्मा जी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कौशल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, तो फिलहाल कौशल जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और लंकेश जी भी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। लंकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। और कॉलर से भी हम ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप
कुछ देर का इंतजार जरूर कीजिए, हम आपके कॉल्स को अटेंड करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, जब आप हमसे जुड़ते हैं तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिएगा, क्योंकि हमारी आवाज़ आप तक थोड़ी डिले पहुंच सकती है। टीवी पर आपको वो ऑडियो थोड़ी देर के बाद सुनाई दे सकती है, तो इसलिए वो गैप को मेंटेन करने के लिए हम आपसे कहते हैं कि ऑडियो सेट कम रखिएगा। फिलहाल हम लगातार देखिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर रिंकेश, मैं आपसे सवाल कर रही थी, क्योंकि आपने भी ये कहा कि कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर ज्यादातर एक साथ नजर आते हैं तो हेपेटाइटिस का खतरा होता है। सवाल ये भी कि अगर बच्चों की बात हम करते हैं तो फिर बच्चों में किस एज से किस एज तक हो सकता है, इसकी क्या कुछ संभावनाएं होती हैं? ये टीनेज में ही होता है या छोटे बच्चों को भी हो सकता है? इस बारे में भी थोड़ी आपसे जानकारी चाहेंगे। सो मैम, हेपेटाइटिस किसी भी एज में हो सकता है। लाइक ए और ई जो होते हैं वो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, ये हमें कभी भी हो सकते हैं जी। बी और सी होते हैं, ये मदर टू चाइल्ड के ट्रांसफर होते हैं, तो ये जन्म से होते हैं जनरली। ठीक है, हाँ ठीक है डॉक्टर रिंकेश। डॉक्टर नीरज, क्योंकि देखिए हम डाइट इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकता है, और किसी भी बीमारी के लिए हम मानते हैं कि डाइट अगर आपका अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचाए रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं आपसे फिलहाल ऐसे टिप्स भी जानना चाहूँगी कि अगर किसी को सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं और एलोपैथी का सहारा तो वो ले ही रहे हैं, लेकिन क्या एक्सरसाइजेस हो सकती है, खाने पीने में क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसको लेकर मैं आपसे जानकारी चाहूँगी। जी, एक्चुअली क्या ना, अगर बात हेपेटाइटिस की है तो जब एक्यूट फेज में होता है तो एक्यूट फेज में नाउजिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, या फीवर भी आता है पेशेंट को, कई बार उतरता भी नहीं है, SGOT SGPT बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे उस समय जो एक्यूट फेज को तो मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे बी हो गया, सी हो गया, इनमें क्या होता है, ये बहुत क्रोनिक होते हैं, बहुत लंबे समय के साथ चलते हैं। तो एक्यूट फेज में आप उस समय तो लीजिए। उसके बाद जो घर में क्या है कि सबसे पहले जब भी मैंने एक चीज़ देखी, जो वायरस होता सर, है। माफी के साथ मुझे आपको रुकना पड़ रहा है, इस बीच हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ चुके बैक टू बैक। तो सबसे पहले मैं कौशल शर्मा जी का रुख कर रही हूँ, देहरादून से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर बैठा है, मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया है जी। हेपेटाइटिस बी हो गया, और वो जो है 9000 काउंट आ रहा है। मुझे कोई दवाई लेनी चाहिए? मैं कोई दवाई तो नहीं ले रहा, तो वो बैंक पिछले 3-4 साल से वो जाता भी नहीं है, जब भी टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। उसको हाउ टू मेक इट नेगेटिव? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर रिंकेश से लेना चाहूंगी। डॉक्टर रिंकेश। अगर हेपेटाइटिस वायरल लोड जो ये सर बता रहे हैं, उसके अलावा हमें कुछ टेस्ट और चाहिए होते हैं, लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड की लिवर में कोई पुराना डैमेज तो नहीं है। ये डिसाइड करते हैं कि हमें मेडिकेशन लेनी है या नहीं लेनी। डॉक्टर रिंकेश, कौशल जी हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं, अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। मेरा हेपेटाइटिस बी, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी फॉर लास्ट 4-5 years, और वो नेगेटिव होता ही नहीं है, और कोई दवाई तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन 9000 काउंट्स हैं, वो नेगेटिव कैसे किया जाएगा हेपेटाइटिस बी को? जब भी हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एक ऐसा वायरस है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बहुत रेयरली स्पॉन्टेनियस हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रहता है। एक बार पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को को मेडिसिन की जरूरत पड़े। उसके लिए जैसे आप 4-5 साल से मॉनिटर कर रहे हैं, हमें देखना होता है कि LFT और अल्ट्रासाउंड पे क्या है, उस अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि आपको मेडिसिन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कौशल जी। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर भोपाल से जुड़े हुए हैं, सुबोध यादव जी। सुबोध यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। सर, मेरा ये पूछा था कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी की वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है क्या? क्योंकि मैं पिछले 20 साल से डाइजेशन प्रॉब्लम से पीड़ित हूँ, और कई बार डॉक्टर से इलाज करवाया पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। मुझे दवाई खाता है तो ठीक रहता हूँ, और फिर मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो इसका कारण क्या हेपेटाइटिस A, B, C भी हो सकता है क्या? ठीक है, डॉक्टर तरुण।
जहाँ तक ये खाना ना पचने के लक्षणों का सवाल है, ये मेन हेपेटाइटिस के लक्षण, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये मेन हेपेटाइटिस के लक्षण नहीं माने जाते। खासकर हेपेटाइटिस ए, बी या सी, इनमें इस तरह की दिक्कतें आपको नहीं मिलेंगी। हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो जो शॉर्ट लास्टिंग इलनेसेस होती हैं, जो 3 से 4 हफ्ता रहती हैं, सिर्फ 20 साल नहीं चल सकती। उसमें जो दिक्कत आती है वो शुरुआती दिक्कत आती है, खाना नहीं पचना, इनिशियली आते उल्टी आना, जॉन्डिस होना, जो कि 4 से 6 हफ्ते में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, ये भी इस तरह के लक्षण पैदा नहीं करता है। ये नॉर्मली बीमारियां आंतड़े की बीमारियां मानी जाती है, रादर कि हम इसको लिवर की तरफ इसमें कोई जांच करें। मैंने जब पहले भी बात को मैं पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि ये लिवर के लक्षण नहीं हैं। इन सब लक्षणों में हम लिवर का जांच नहीं करते हैं। फैटी लिवर एक चीज़ हो सकती है जिसमें खाना पचने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन वो आपके डाइट का पार्ट है। आपको उसमें डाइटिंग करने की ज़रूरत, वेट लॉस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लिवर के लिए कोई और ख़ास इलाज की ज़रूरत आपको नहीं है उस चीज़ के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर नीरज, उस वक्त हम आपसे सवाल कर रहे थे डाइट को लेकर के, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो एक्यूट फेज होता है इसमें हमारे जो लिवर में हेपेटाइटिस होती है। जब भी हम कोई भी चीज़ खाना खाते हैं तो क्या होता है कि डाइजेशन के लिए कहीं ना हमारा जो लिवर है वो एक्टिव फेज में आता है। तो जितना ज़्यादा वो एक्टिव फेज में रहेगा, वो उसमें क्या होता है, वायरस ये जितनी एक्टिविटी बढ़ती है, वायरस की एक्टिविटी भी फास्ट रहती है। तो क्या है, वहाँ पे अगर आप लीवर को रेस्ट फेज में रखने से करें, जल्दी से हमारा रिकवरी होती है। तो क्या है कि वहाँ पे ऐसे आप ग्लूकोज पानी है या जो मीठी चीज़ें हैं, ऐसे गुड़ है, ऐसी चीज़ें अगर जो उस फेज में चल रहा है, जब नाउजिया वॉमिटिंग चल रही है, उसके साथ में या जो पानी की क्वांटिटी है, जैसे बताइए जो शुगर डायरेक्ट शुगर वाली कंटेंट हो, वो अगर आप हल्की मात्रा में लेते हैं और मेंटेन करके रखते हैं, रेस्ट फेज में रहते हैं, तो वहाँ पे रिकवरी बहुत फास्ट होने लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ को घर पे ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर। इस बीच एक कॉलर हरियाणा से सचिन सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल सचिन जी से संपर्क टूट गया है, और सचिन जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर नीरज, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि हम घर पे भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुद से भी हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स के लिए होता है या फिर ये हर प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए होता है, या ज़रूरी है कि अगर ए या बी तक हम अपने आप से कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन अगर सी के सिम्टम्स नज़र आते हैं, डी के सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो उस पर ये लागू नहीं होता, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा? देखो, बी एंड सी ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म में डैमेज करते रहते हैं। तो वो क्या है ना, टिश्यू को ज़्यादा डैमेज कर लीवर में। तो ऐसा है कि अगर वो कंडीशन है तो डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। अगर और ये एक्यूट फेज वाले हैं, जैसे बताया कि 1 महीने, लेकिन वो जो कंडीशन कई बार शुरुआत की ऐसी कंडीशंस होती हैं, एडमिट करने के बाद भी लोगों का जल्दी से ठीक नहीं होता, मतलब टाइम लग जाता है, 3-3 हफ्ते भी लग जाते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो उनको क्या है कि शुरुआती स्टेज पे अगर रेस्ट में रहा, जैसे बताया, और घर पे बहुत ज़्यादा पतली दलिया हो गई, खिचड़ी है दही के साथ, ऐसा हल्का, यानी कि मेंटेन करके रखेंगे पेशेंट को, और न्यूट्रिशन हल्का फुल्का रहे, और ताकि लीवर को ज़्यादा उतना एक्शन काम ना करना पड़े डाइजेशन में। अगर वो शुरुआत के 5 दिन मैनेज करते हैं तो वो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, जो हमने देखी है। साथ में हम बहुत मतलब ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब केस बी और सी का आता है, ये कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग रन में धीरे धीरे डैमेज करती है, जैसे कि आप नेगेटिव भी हो गया, उसके बाद भी उसके इम्पैक्ट बाद में दिखते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपको डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेने का ज़रूर लेना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो डॉक्टर ने ये जानकारी दी कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा ना हो, आपको इससे दोबारा ग्रसित होना पड़ सकता है, आप इसके लिए पहले से स्टेप्स लेते रहिए। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर तरुण आपके लिए है, क्योंकि देखिए डॉक्टर ने कहा कि रिपीट ये हो सकता है, ये हर टाइप के हेपेटाइटिस के लिए लागू होता है या पर्टिकुलर किसी एक हेपेटाइटिस ए और ई लाइफ में आपको सिर्फ एक बार होगा, वो दोबारा नहीं होगा जी। हेपेटाइटिस बी 90% टाइम, हेपेटाइटिस बी शरीर जो है आपका 70-80% टाइम आपको बॉडी आपको उस वायरस को क्लियर कर देगी। 10 से 15% मरीज ऐसे होते हैं जिसमें वायरस लाइफ लॉन्ग रहता है। हेपेटाइटिस सी 70 से 80% मरीजों में लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, हेपेटाइटिस सी एक ऐसा वायरस है जिसके लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाइयाँ अब हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हेपेटाइटिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मेरे लिवर के हर मरीज को सुझाव यही होता है, बीमारी होने नहीं दें, पहले उस पर ध्यान दें कि वो ना हो आपको जी। अल्कोहल का कंजप्शन उसी हिसाब से होना चाहिए, आपका बॉडी वेट उसी हिसाब से होना चाहिए। जो हेपेटाइटिस का भी सीज़न चल रहा है, इसमें खाने का जो आप खा रहे हैं, जो जहाँ से खाना खरीद रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं, स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, जो
जो साफ़ सफाई वाला खाना नहीं है। हेपेटाइटिस ए और ई ये सिर्फ गंदे खाने से होते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे खा रहे हैं जहाँ पे मतलब हेपेटाइटिस के केसेस कहीं उस एरिया में आप रह रहे हैं जहाँ हेपेटाइटिस के केसेस हो रहे हैं, तो बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाइए, सिर्फ घर का खाना खाइए। इस सीज़न में खासकर मैं लोगों से विनती करूँगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके एरिया में हेपेटाइटिस के केसेस हो रहे हैं तो घर के बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाइए अगले 1-2 महीने तक, क्योंकि ये समय दिल्ली में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हेपेटाइटिस का सीज़न चल रहा है इस समय। अगर आप इस समय अपने तो 99% टाइम आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन 1% टाइम ये बीमारी आपके लिए सीरियस हो सकती है, घातक हो सकती है। सर यानी आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं लोगों को कि जितना हो सके स्ट्रीट फूड्स फिलहाल के दिनों में अवॉइड कर दें। इस सीजन में बारिश के मौसम बारिश के इमीडिएटली बाद मैं लोगों को ये सलाह दूंगा कि इस समय बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाइए। तो आपने डॉक्टर को सुना, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके आसपास में एक भी हेपेटाइटिस के केस आपको नजर आते हैं, क्योंकि सीजन बदल रहा है, ऐसे सीजनल बहुत सारे वायरस होते हैं जो कि आपकी बॉडी को अटैक कर सकते हैं, ये बुरी तरीके से आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के साथ साथ में। और डॉक्टर तरुण, एक सवाल ये भी है कि लोग ये बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट वो क्यों ना ले रहे हों, लेकिन वो फॉलो अप लेना छोड़ देते। अगर उन्हें ज़रा सा भी असर दिखाई देना शुरू हो जाता है तो वो दवाइयां रिपीट कर देंगे बिना डॉक्टर से पूछे, या तो वो फॉलो अप लेंगे ही नहीं, वो दवाइयां भी छोड़ देंगे कि अब तो हम बेटर फील कर रहे हैं, ठीक है, दवाई लेने की क्या जरूरत है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। खासकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस बी और सी उस तरह के वायरस नहीं है कि आपने दवाई लिया और घर बैठ गए उसके बाद। हेपेटाइटिस खासकर आपको 6 महीने बाद आपका दोबारा जाँच होना बहुत ज़रूरी है। 99% टाइम हम वायरस क्लियर कर पाएंगे, 1-2% टाइम हम क्लियर नहीं कर पाएंगे वायरस। उस केस में हो सकता है कि आपको दोबारा से वो कोर्स लेने की ज़रूरत पड़े या कुछ और नई दवाइयों की ज़रूरत पड़े। हेपेटाइटिस बी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो लगातार शरीर में थोड़ा थोड़ा डैमेज करता रहता है। तो अगर आपके लिवर में डैमेज शुरू हो गई है, सिर्फ वायरस कंट्रोल करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए लिवर का ध्यान रखना, लिवर का चेकअप होना, लिवर में कैंसर तो नहीं बन रहा है, खासकर हेपेटाइटिस बी में लिवर में कैंसर तो नहीं बन रहा, उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली LFT कराना, 6 से 8 महीने में अल्ट्रासाउंड कराना, कुछ और ब्लड टेस्ट, स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं वायरस का लेवल देखने के लिए, वो चेक करना, ये हेपेटाइटिस बी और सी में बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों को हम बोलते हैं कि भाई अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में आप रहिए, एटलीस्ट 3 से 6 महीने में एक बार उनसे मिलिए। हर महीने मिलना ज़रूरी नहीं है, हर 15 दिन में मिलना ज़रूरी नहीं है, बट 3 से 6 महीने में एक बार अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, एक बार अपने लिवर स्पेशलिस्ट से एक बार मिलिए। तो ये आप सभी के लिए सजेशन है डॉक्टर की तरफ से, और डॉक्टर तरुण का ये कहना है कि आपको महीने में एक बार आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपका लिवर फिट है नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन लिवर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ करता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी को फिट रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और डॉक्टर रिंकेश, आपसे भी मैं इस चीज़ को समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए डॉक्टर तरुण ने तो ये बता दिया और डॉक्टर नीरज का भी यही कहना है कि डॉक्टर के पास समय पर जाना, ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, फॉलो अप भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन इसे थोड़ा और बारीकी के साथ हम समझना अगर चाहें तो जब हम ट्रीटमेंट का जिक्र करते हैं तो वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है एक पेशेंट के लिए कि ये अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हमारे लिए बन चुकी है, वो ट्रिगर पॉइंट कब आता है? हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं उनमें अगर पेशेंट का जॉन्डिस कंट्रोल नहीं हो रहा है या उनमें कॉन्शियसनेस उनकी अफेक्ट हो रही है, खून पतला होने के साथ कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जनरली वायरल हेपेटाइटिस ए और ई में अगर ऐसे सिम्टम है तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम हो सकते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी में लिवर कैंसर का डेवलप होना या पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना या काली लैट्रिन होना, ये सारे सिम्टम ऐसे हैं, या गफलत होना, ये सारे सिम्टम ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि लिवर में एडवांस डैमेज हो रहा है और हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रिंकेश, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये सवाल पूछा था, लेकिन इससे मिलता जुलता थोड़ा सा एक और सवाल है कि अगर हम देखते हैं कि चाहे हम वायरल की बात कर ले या हम फूड पॉइजनिंग की बात कर ले, फूड पॉइजनिंग में भी अमूमन हमने कई लोगों को देखा है कि उन्हें नौजिया फील होता है, उसके बाद से उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होनी शुरू हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता कि ये वाकई ये फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स ही दिखाई दे रहे हैं, या लिवर हमारा पूरी तरीके से वो ख़राब होना शुरू हो चुका है, वो डिफेक्ट हो रहा है, वो हमें बार बार हमें वो सजेस्ट कर रहा है कि आप डॉक्टर विजिट कीजिए, पहले आप पता कीजिए कि फूड पॉइजन है या फिर कहीं लिवर में तो कोई दिक्कत नहीं है? फूड पॉइजनिंग के जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो इनमें डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसमें इंटेस्टाइनल सिम्टम होते हैं। इट मींस पेशेंट्स को एब्डोमिनल पेन है या डायरिया है
लेकिन जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें जो सिम्टम होते हैं वो होता है कि पीलिया होना, पेशेंट का यूरिन का कलर येलो होने लग जाता है, आईज कलर येलो होने लग जाती है, वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा होने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस के फेवर में होते हैं। ठीक है। और डॉक्टर नीरज, हमने अक्सर ये सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से भी, और डॉक्टर्स भी हर बार आप किसी भी बीमारी के लिए जाइए तो डॉक्टर्स ये ज़रूर बताते हैं कि चाहे आपका स्टूल हो या फिर यूरिन हो, तो ऐसे में ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये बता देती है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा फिट है, या फिटनेस की अभी ज़रूरत है, या आने वाले दिनों में आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में हम ये उससे कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर ने जैसे कहा कि अगर डार्क कलर हो जाता है तो कई बार ऐसे भी कुछ बीमारियां होती है जब कलर बहुत लाइट हो जाता है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा डार्क हो, तो ये हम डिफरेंस कैसे पता कर पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्या ना कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं, जैसे आप खाते हैं या कोई भी चीज़, तो डाइजेशन में जो गड़बड़ होता है तो वो आप स्टूल के फॉर्म से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है या ब्लैक आ रहा है, तो क्या होता है कई बार जो हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती हैं और इसमें क्या होता है जो खून की ओजिंग स्टार्ट, ब्लीडिंग हल्का हल्का होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है जब नीचे की तरफ आता है वो डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लैक मलेना बोलते हैं, उसको ब्लैक स्टूल आने लगता है। तो अगर कभी ब्लैक आता है तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि डॉक्टर से डिस्कस करें। दूसरा क्या होता है वाइट आने लगता है। वाइट तब आता है जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा लिवर में जब हो या गाल ब्लैडर में कई बार स्टोन होता है, तो जब बाइल हमारा स्टूल जो कलर होता है वो बाइल लिवर के जो फंक्शंस होते हैं वो बाइल निकल के स्टूल में मिलने की वजह से येलो कलर में आता है। यूरिन भी उसी तरह से आती है। अगर ये चीज़ें नहीं हो, वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, वाइट आ रहा है, प्योरली वाइट आ रहा है, कई बार जो ये बहुत ज़्यादा जॉन्डिस होती कहते हैं तो वाइट स्टूल आने लगता है, तो ये दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। दूसरा क्या है कि जब हम खाना खाते हैं कई बार क्या होता है एक फॉर्म स्टूल होता है, जनरली वो स्टूल पानी के ऊपर तैरता है हम बोलते हैं, जो फॉर्म होगा वो ध्यान दीजिए, कभी ध्यान देंगे तो वो अगर उसे आम स्टूल बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो उसका पेट देखना सदैव सही रहेगा। अगर वो अनफॉर्म्ड स्टूल आता है और वो बैठ जाता है नीचे की तरफ, तो ये भी एक कंडीशन है कि वो दिखाता है कि उसके अंदर जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ। इसका सीधा साइंटिफिक मैटर है। वहाँ पे क्या होता है म्यूकस सिक्रीशन जो भी आते हैं इंटेस्टाइन में, और वो जो स्टूल बनता है हैवी और लाइट, उसका आप इस चीज़ को डायरेक्टली पता कर सकते हैं। अगर जब लीवर गड़बड़ होने लगेगा तो आपको देखेंगे जैसे खाना खाएंगे उसके बाद पेट भारी लगेगा, थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि ये लूज पेट लैट्रिन में जाना पड़े। तो कई बार क्या होता है ये कोलाइटिस के सिम्टम भी होते हैं, और इसके साथ साथ में जो हम लोग गृहिणी बोलते हैं आयुर्वेद में, और या यकृत विकार इसमें बोलते हैं जो लिवर डिस्फंक्शन होता है। तो दोनों में एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे तो पता चल जाएगा। क्या होता है खाने के बाद तुरंत मोशन आना, मोशन के साथ म्यूकस आना, अनफॉर्म्ड स्टूल आना, तो वो कोलाइटिस का हो सकता है। लेकिन अगर म्यूकस नहीं आ रहा है, अनफॉर्म्ड स्टूल आ रहा है और खाने के बाद में पेट हैवीनेस आ रही है, पेट जल्दी से या दर्द हो जा, नाउजिया सी लगनी, अगर ऐसी कंडीशंस हो रही, लेट डाइजेशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लिवर के डिस्फंक्शन को शो करता है। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ हरियाणा से ब्रिजेंद्र जुड़ चुके हैं। ब्रिजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारा संपर्क ब्रिजेंद्र जी से टूट चुका है, और हम चाहेंगे आप दोबारा हमें ज़रूर संपर्क करें। और साथ ही साथ देखिए हम अब बिल्कुल अंत पड़ाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, और इसीलिए एक छोटा सा रिएक्शन हम धीरे धीरे डॉक्टर से अब एक एक करके ले लेते हैं। डॉक्टर तरुण, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सजेशन चाहूँगी अपने ऑडियंस के लिए भी, अगर जो सिम्टम्स उनके अंदर नज़र आ भी रहे हैं तो फिर आपसे मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि कब डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहिए, या फिर किस तरीके से। आपके पास मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त बिहार से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो ये कितने दिनों में, और होम्योपैथी दवा कितना कारगर होता है? ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर क्या आप हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के बारे में जानना चाहते हैं? मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। जी, मैं हेपेटाइटिस बी के बारे में जानना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस बी, डॉक्टर तरुण। हेपेटाइटिस बी का जहाँ तक सवाल है, सारे मरीजों को इलाज की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 90% समय हम मरीज को कोई भी इलाज ऑफर नहीं करेंगे अगर उसका लिवर फंक्शन टेस्ट, उसका अल्ट्रासाउंड कोई लिवर की सीरियस समस्या नहीं दिखा रहा है। तो 10% समय हमें ऐसा लगता है कि मरीज के जिसमें LFT में सुधार नहीं आ रहा है, जिसके अल्ट्रासाउंड में कुछ तरह के चेंजेस हैं, या उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है, वो 40-50 साल की उम्र के आसपास हो रहा है, जब हमारे दिमाग में आता है कि भाई इसको कोई ऐसा दवा शुरू करें।
जब वो दवा एक बार शुरू होगी, जैसे कि टेनोफोविर एक दवाई होती है, एक एंटीकाविर एक दवाई होती है, जब वो दवाई शुरू होगी तो ये मान के चलिए अमूमन 2 या 3 साल तो कम से कम आपको वो दवाई खानी पड़ेगी। उसके बाद 3-4 साल बाद डॉक्टर आपके रेगुलर चेकअप करके आपको ये बता पाएंगे कि दवाई बंद करने की स्थिति अभी बनी है या नहीं बनी। वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म करना जैसा कि हेपेटाइटिस सी में संभव है, वो हेपेटाइटिस बी में संभव अभी नहीं है आज की नॉलेज के अकॉर्डिंग। बट फ्यूचर में अगले 2-3-4 साल में हमें ये उम्मीद है कि इस तरह की दवाइयाँ आ जाएंगी जो 6 महीने के शॉर्ट कोर्स में हेपेटाइटिस बी को पूरा ख़त्म कर पाएंगी। तो तब तक अगर आपके लिवर में चोट पहुंच रही तो मैं आपको सजेशन दूंगा टेनोफोविर या एंटीकाविर जैसी कोई दवाई शुरू कर दें और कम से कम 2 या 3 साल उसको खाएं। ठीक है, उम्मीद है ब्रिजेंद्र जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और साथ ही देखिए, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, हमने इससे पहले भी जिक्र किया था और अब समय हो चुका है वाइंड अप का। और ऐसे में हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे अपने डॉक्टर्स का जो आज हमारे साथ जुड़े और आप लोगों के सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर तरुण चौहान जी हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े और साथ ही डॉक्टर रिंकेश कुमार बंसल जी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया पर आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ अब अगले शनिवार और रविवार एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में मुलाकात होगी और फिर 1 घंटे के लिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाइव रहेगा जिसमें आप जुड़ सकेंगे, डॉक्टर से बातचीत कर पाएंगे, अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।